हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने बात की नागरिकता अधिनियम के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने आर्टिकल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले पार्ट 1 में पढ़ा था आर्टिकल 1 to 4 संघ व उसके क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो हमने उसके अगले बार पढ़ा था अगली क्लास में नागरिकता के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आर्टिकल्स 5 to 11 के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी आर्टिकल्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। दोस्तों, आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसी संविधान के इसी भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इसमें एक लंबी व विस्तृत सूची में नियोजित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अवधारणा हमने मौलिक अधिकारों की अमेरिका से ली थी, लेकिन जो इंडिया का संविधान है वो इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना अमेरिका से भी नहीं की जा सकती। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों से यह तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन व तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधान का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि वे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। चहुमुखी विकास की बात हो रही है तो इसमें कौन कौन से विकास आएंगे दोस्तों? जैसे भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। इन सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होती है, मूल सिद्धांत की जरूरत होती है। दोस्तों, मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनके बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, 44वें संविधान अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था सूची में से। इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल हमारे कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। राज्य को किस तरह परिभाषित किया गया है, इसके लिए कुछ प्रमुख पॉइंट दिए गए हैं जो मैं आपके सम्मुख आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या होना चाहिए? कार्यकारी व विधायिक अंगों की संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, जो राज्य के अंतर्गत होनी चाहिए। राज्य सरकार के विधायिक अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला, बोर्ड सुधार, न्याय आदि सब राज्य के अंतर्गत होने चाहिए। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्य को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 13 की। इसके अंतर्गत बात की गई है दोस्तों, राज्य मौलिक अधिकारों को न्यून करने विधियों को नहीं बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार क्या है, स्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होंगी। अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश और प्रत्यायोजित विधान की प्रगति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। इतना ही नहीं बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है या उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये हमने आपको पहले बता दिया है कि 44 से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। अब इसे 300 क के अंतर्गत एक कानून के अंतर्गत से कानून बना दिया गया है और वर्तमान में कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या? 6 है। बात करते हैं अपना समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वलिटी टू द मैनर एंड मेथड ऑफ द सेम प्रोटेक्शन टू द यूके फ्रॉम द यूएस। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यही अधिकार लागू होंगे। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण के अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। उन कमियों में जैसे हम एक आध कमी आपको बताना चाहें, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता है। और अगर इसकी कमियों की बात करें, यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक सदन में सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में कर दे, तब भी उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह इसमें बहुत सारे विभेद उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य में किसी के साथ धर्म, लिंग, वर्ण, आयु और निवास स्थान के समक्ष भेदभाव नहीं करेगा और राज्य किसी को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से पाबंदियां नहीं लगाएगा। जैसे इसके पहले पार्ट में कहा गया है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पूर्णतः या भागतः राज्य नीति में पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निवेदन या शर्त के अधीन कोई भी नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विवेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। दोस्तों इसी आर्टिकल के थर्ड पार्ट में कहा गया है राज्य किसी महिला और बालकों को विशेष सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। दोस्तों अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 16 में इस व्यवस्था को जोड़ा गया। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह के आरक्षित पद को उस वर्ष के जिसमें भर्तियाँ हुई साथ नहीं जोड़ा गया ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। 76वें संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 की 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। इसी के अंतर्गत दोस्तों 16A के अंतर्गत या 16 फर्स्ट के अंतर्गत राज्य में किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और आयु और निवास स्थान के आधार पर
नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन राज्य किसी प्रांत के निवासियों की छोटी नौकरी में कानून बनाकर संरक्षण प्रदान कर सकता है। दोस्तों, इसी आर्टिकल के 416D में कहा गया है, इसके अंतर्गत राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। इसमें भूमिपुत्र का सिद्धांत भी दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 17। दोस्तों, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या यहीं कहीं पर पूजा से रोकना, यह अपराध माना गया। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम कह सकते हैं, जिनको देखकर यहाँ पर अपराध माना जाएगा जिस चीज़ों को। जैसे हम मान सकते हैं, बात करें परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को नियोजित ठहराना, किसी दुकान, होटल एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवा देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। दोस्तों, इसके बाद अगला जो आर्टिकल था उसमें क्या हुआ, उपाधियों का अंत किया गया। जैसे राज्य, सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। उपाधि ग्रहण करने से पूर्व देश के नागरिक तथा विदेशी व्यक्ति को राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। इस संबंध में 4 प्रावधान है दोस्तों। पहला प्रावधान यह है, यह निषेध करता है कि राज्य सेना विधा संबंधी सम्मान के सेवाओं और किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम आर्टिकल्स, जिनकी चर्चा की गई है 19 से 22 तक। आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। दोस्तों, आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। 44 से संविधान संशोधन 1978, इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। दोस्तों, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सुरक्षित आवास संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44 संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात यह अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनी या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित धाराओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने में, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने के मौखिक, लिखित, छिपे मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। प्रेस की स्वतंत्रता है, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार,
प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं होता है। तो इसी के अंतर्गत 19 के पार्ट ए में कहा गया है भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस, मीडिया और की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 19 के बी में कहा गया है शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें एक अपवाद है सिक्कों को कटार धारण करने का अधिकार। दोस्तों इसका अगला जो पार्ट सी है उसके अंतर्गत कहा गया है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें क्या है पुलिस बल संघ नहीं बना सकते या सैन्य संगठन संघ नहीं बना सकते। इसके अंतर्गत जो इसका अगला पार्ट है डी, इसके अंतर्गत कहा गया है बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं बिना बाधा के। 19 ई के अनुसार कहा गया है व्यापार तथा आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है। कोई भी कहीं भी जाके अपना व्यापार कर सकता है या अपना आजीविका चलाने के लिए कमाने के लिए कहीं भी जाने को स्वतंत्र है। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता जिसे अब हटा दिया गया है। उसके अगला जो इसके अंदर प्रावधान है वह है स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्तों, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यहाँ पे क्या है किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं की गई हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आर्टिकल 21 ए, किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक लागू कानून का उल्लंघन ना किया गया हो। इसी के पार्ट बी के अंतर्गत कहा गया है किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, उसके ऊपर अलग अलग अपराध एक साथ लागू नहीं किए जा सकते। इसी के अगले पार्ट में कहा गया है दोस्तों किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो खुद के ऊपर खुद की गवाही नहीं दे सकता, उसको इसके लिए कोई विवश भी नहीं कर सकता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आर्टिकल 21 होता क्या है आर्टिकल 21 की ओर। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसे प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी ध्यान रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। दोस्तों इसके अंदर जो घोषणाएं थी मैं कुछ घोषणाएं आपको बताता हूँ, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप आर्टिकल 21 ए में भी देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या था, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। इसमें बहुत सारे अधिकार थे दोस्तों, जैसे शयन का अधिकार, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, बिजली का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो हमने जो चर्चा की वह मुख्यतः कितने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने चर्चा की थी आर्टिकल 12 के बारे में, जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया था। उसके बाद हमने चर्चा की थी आर्टिकल 13 के बारे में, जिससे मूल अधिकार से असंगत विधियों के बारे में बताया गया था। उसके बाद में हमने बात की थी मूल अधिकार के बारे में, जिसमें से 2 मूल अधिकारों के बारे में हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ा है। पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 की हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 के अंतर्गत, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17, सेना और विधा संबंधी सम्मान के लिए सभी उपाधियों की रोक आर्टिकल 18 के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 18 के साथ उसके अंतर्गत हमने जो अगला पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 की ओर। आर्टिकल 19 में लिखा गया था 6 अधिकारियों की सुरक्षा, वाक, व्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, जो अलग अलग पार्ट्स में इसके पढ़ा था हमने 19 A B C D करके। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
उसके बाद हमने पढ़ा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और लास्ट में हमने पढ़ा था जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। इसमें क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। इसके अंतर्गत ही आर्टिकल 21 ए कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। उसके बाद 22 का 2 सेकंड कहता है उसके वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार, और इसका जो थर्ड पार्ट है 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में पेश करने का अधिकार, वह अवकाश का समय शामिल इसमें नहीं है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है या ऐसी आशंकाग्रस्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, इनके ऊपर सामान्य 21 फर्स्ट सेकंड थर्ड अधिकार इनको प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों आर्टिकल 22 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना। हिरासत दो तरह की होती हैं, दंड विषयक जो कठोर होती हैं और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया गया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसे बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देना जैसा ही है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। दोस्तों अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले में संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है उसे निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। दोस्तों जो इसका बी पार्ट है उसमें कहा गया है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सके। दोस्तों ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग के आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन ने इन्हें दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल हम बात करेंगे इससे आगे के मूल अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए घरों में। गुड बाय, टेक केयर।